हम दोनों आमने सामने लड़े थे, तो इस बार अगर हम सब एक हैं तो निश्चित ही जीत का अंतर भी बहुत बड़ा होगा। 2 मार्च 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली सूची जारी की, जिसमें 195 उम्मीदवारों के नाम आए। इनमें मध्य प्रदेश के 24 प्रत्याशियों के नाम भी शामिल थे। गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की घोषणा हुई, मतलब मौजूदा सांसद केपी यादव का टिकट काट दिया गया। इसके बाद प्रदेश की सियासत में एक ही सवाल लगातार गूंजा, गुना का गदर केपी यादव किधर। 2019 के चुनाव में सिंधिया जैसे दिग्गज को मात देने वाले नेता केपी यादव का टिकट कटने के बाद राजनीतिक इलाकों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या केपी यादव का साथ सिंधिया को मिलेगा। क्या गुना शिवपुरी के यादव वोटर सिंधिया का साथ देंगे। सवाल ये भी पूछा गया कि क्या सिंधिया गुना का रण जीतेंगे, जिसका जवाब अब खुद केपी यादव ने दे दिया है। पिछली बार हम दोनों आमने सामने लड़े थे, तो इस बार अगर हम सब एक हैं तो निश्चित ही जीत का अंतर भी बहुत बड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करता है और वही काम हुआ और मध्य प्रदेश में हम 29 की 29 सीटें जीतने वाले हैं। केपी यादव का सिर्फ टिकट नहीं कटा था, बल्कि कथित तौर पर भीतरघात के डर से पार्टी ने उनको बैतूल और होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी देते हुए गुना से दूर कर दिया था। अब केपी यादव के बयान पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। जिसने ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1,25,000 वोटों से हराया, उसकी टिकट भाजपा ने काट दी। तो अब केपी यादव के पास कोई रास्ता बचा नहीं है। पर मैं आपके चैनल पे दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का चुनाव फंसा हुआ है और जिस तरह से केपी यादव ने उनको हराया था, उसी तरह हमारा प्रत्याशी भी वहाँ उनको हराने जा रहा है। केपी यादव ने 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से मुकाबले से टिकट मांगा था। टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। 2019 में केपी को बीजेपी ने गुना सांसद का टिकट दिया, जिसमें उनको बम्पर जीत मिली थी। लेकिन 2020 में सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद सियासी तस्वीर बदल गई। अब जब सिंधिया बीजेपी के टिकट पर गुना के रण में उतरे, तो सियासी फिजा में केपी यादव की भूमिका को लेकर सवाल तैरने लगे, जिनका जवाब अब केपी यादव ने दिया है। उनका दावा हकीकत की धरातल के कितने नजदीक है, फैसला 4 जून को हो जाएगा। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत स्वागत है और आज का हमारा मुद्दा है गुना का गदर केपी किधर। तो महत्वपूर्ण मुद्दा है और सारी चीज़ें नियंत्रण में हैं। जिस तरह से अगर आप गुना की बात करते हैं तो केपी यादव के मन में अब कोई ऐसा भाव नहीं है जिसकी चर्चा पहले हुई। कांग्रेस ज़रूर अपनी शैली में ये बात रख रही है कि वहाँ क्या स्थितियाँ और क्या परिस्थितियाँ हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रतिद्वंदी और उसको लेकर आपके मन में कड़वाहट कितनी भी गहरी क्यों ना हो, भाषा का संयम बहुत ज़रूरी है। और ये बात सिर्फ उधर के लिए ही नहीं है जो ये बात कहते हैं, हम जैसे माध्यमों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर कोई ऐसी बात आती है तो उस चीज़ को किस रूप में और किस तरह से आपके सामने रखना है। इसलिए सवाल मैं उधर ही नहीं करूँगा, सवाल इधर भी करूँगा। बंसल न्यूज़ के जो सुलगते हुए सवाल हैं, पहले उन पर एक नज़र डाल लीजिए। क्या गुना के गदर को लेकर केपी यादव का दावा हकीकत में तब्दील होगा? क्या केपी की भविष्यवाणी अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश है? क्या शाह के संकेत के बाद ज़्यादा एक्टिव हुए हैं केपी यादव? ये वो सवाल हैं जिस पर हम बात करेंगे। और आपने सुना होगा कि केपी यादव जब ये बात कह रहे थे तो एक बात उन्होंने ये भी कही कि अगर हम सब एक हैं तो हम इसमें कोई बाल की खाल खींचने की ज़रूरत नहीं है। कहना व्यक्ति जब कैमरे के सामने कुछ चाहता है तो कई बार इधर उधर की चीज़ें हो जाती हैं, जिससे बात का बतंगड़ भी होता है। और वो ज़रूर कह गए ये बात कि अगर हम सब एक हैं तो परिणाम पहले से बहुत बेहतर होगा। और निश्चित तौर पर वो अच्छा ही कह रहे होंगे, क्योंकि उनकी शुभकामनाएं होंगी। पिछली बार के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन अब की बार पार्टी ने भी उन्हें कहा है कि आप आगे बढ़िए, कहीं कोई समस्या नहीं होगी, आपका ध्यान रखने के लिए हम मौजूद हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, सीनियर लीडर हैं, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरपर्सन हैं, उनका बहुत स्वागत है। स्वदेश शर्मा जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं।
सीनियर लीडर हैं, उनका बहुत स्वागत है। और हमेशा की तरह बढ़िया लक दक जिसके लिए एक ही शब्द है, उसी तौर तरीके के साथ हैं। हाँ, आप ऊपर देख लीजिए, बेशक मेरी बात में सच्चाई है स्वदेश जी। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ रहेंगे। और पहली टिप्पणी मैं दिनेश जी के लेकर ही आगे बढ़ूँगा। दिनेश जी, केपी यादव जिस तरह से अब एक सहज रूप में नज़र आ रहे हैं, हालांकि गुनाह से दूर रहे वो, या दूर रखा गया उनको, और ये पार्टी की रणनीति और पार्टी का विशेषाधिकार है, लेकिन तमाम चीज़ें नियंत्रण में रहीं, क्योंकि उनका गुनाह में रहना, भले ही बहुत सकारात्मक, हृदय से सकारात्मक भूमिका में वो होते, लेकिन बात का बतंगड़ बनता ही। तो रणनीति तो अच्छी थी, आगे आप चीज़ों को कैसे आकार लेते हुए देखते हैं गुनाह में? इस तरह की राजनीति में बहुत सारे घटनाक्रम और जो नेता के बयानात होते हैं कई बार मैच नहीं करते, लेकिन गुनाह के संदर्भ में जब हम राजनीति को देखते हैं, पूरी राजनीति को, 2019 का जो चुनाव था लोकसभा का, वो चुनाव एक अद्भुत चुनाव था वहां गुनाह के लिहाज से, क्योंकि पहली बार वहां सिंधिया चुनाव हारे, और वहां सिंधिया के हारने के जो कारण थे उसमें भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बहुत महत्वपूर्ण था। और कहीं ना कहीं जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी उसकी भी एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ प्लस हो गई। तो अब देखिए, ये जो परिस्थितियां थी वो इस वक्त कहीं ना कहीं सिंधिया के फेवर में जा रही। जो मोदी जी का चेहरा है वो सिंधिया के साथ है, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक सिंधिया के साथ है। वहां पहले कभी जाति की बात नहीं होती थी। इस इलेक्शन में हम सुन रहे हैं कि सिंधिया के खिलाफ यादव वोटर है या ये इस तरह के वोटर हैं। पहले कोई भी सामने कैंडिडेट हो, बहुत ज्यादा कास्ट वहां मैटर नहीं करती थी। इस बार चूंकि यादव कैंडिडेट था, केपी यादव भी यादव थे, तो ये माना गया कि एक यादव का टिकट काटा गया है, तो हो सकता है कि यादव अपने सजातीय बंधु के साथ जाएं और वोट डालें। लेकिन मैंने कहा ना कि दो फैक्टर, एक भाजपा का वोट और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। सिंधिया की अपनी खुद तो वहां स्टैंडिंग है और पकड़ है, वो जो है निश्चित केपी यादव कह रहे हैं परिणाम आना चाहिए। जी बिल्कुल दिनेश जी। और मध्य प्रदेश में भी अब डॉक्टर मोहन यादव हैं, और मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि बीजेपी रूल्ड उत्तर प्रदेश और बिहार में भी इसकी अनुकूल इम्पैक्ट होने के दावे और बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आई है। तो जाहिर तौर पर अगर आप इस फैक्टर की बात करते हैं, तो अब जब मध्य प्रदेश में खुद डॉक्टर मोहन यादव जो इसी कम्युनिटी से आते हैं वो कमान संभाल रहे हैं, तो इसका एक गुना में इम्पैक्ट होगा जिसका फ़ायदा बेशक सिंधिया जी को मिल सकता है। स्वदेश जी, आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं, और मेरी अपेक्षा रहेगी कि भाषा का संयम बना रहे, और आप बहुत मर्यादित और संस्कारित राजनेता हैं, तो उसका ज़रूर ध्यान रखा जाए। आप किस तरह देखते हैं इस बार की चुनौती को? कांग्रेस दावा कर रही है चुनाव फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, ये तो 4 जून के नतीजे बताएंगे, लेकिन तमाम इक्वेशंस को आप कैसे देख रहे हैं? जी शरद जी, सच बात यह है कि पहली बात तो मैं ग्वालियर चंबल से आता हूँ, और मैंने उस वक्त भी सिंधिया जी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ था। मैं 2019 के जब वो लोकसभा चुनाव हारे थे लगा हुआ था, तो हमने वहाँ ये देखा था कि स्थानीय नेता, स्थानीय कार्यकर्ता, चाहे वो भाजपा नहीं, वो किसी भी दल का भी ना हो, सिर्फ समाज का हो या दीगर समाज का हो, सब स्थानीय लोग इकट्ठे हो गए थे और केपी यादव को उन्होंने चुनाव जिता दिया था। सिंधिया जी चुनाव हार गए थे। आज भी हमको जो देखने को मिल रहा है, चाहे ग्वालियर की मुरैना की बात करो, भिंड की बात करो, ग्वालियर शहर की बात करो, लेकिन गुनाह की तस्वीर ऐसी फंसी हुई है शरद जी, मैंने खुद भी अनुभव किया है, अपने सूत्रों से पता किया है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, स्थानीय होने के साथ साथ उनके साथ एक सबसे बड़ा फैक्टर है, उनका समाज तो उनके साथ 100% जाने की स्थिति में तैयार बैठा था, और केपी यादव को भाजपा के द्वारा चुनाव से दूर रखना इस बात को इंगित करता है कि उनको ये पता था कि केपी यादव जी यहाँ रहे तो निश्चित रूप से सैबोटेज होगा। सैबोटेज को बचाने की कोशिश भाजपा ने जरूर की है, पर जो उनका देवतुल्य कार्यकर्ता था वो देवतुल्य कार्यकर्ता सिंधिया जी के साथ नहीं गया है।
चुनाव फंस चुका है। पिछले 2019 में तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का चेहरा था, उनका चेहरा बड़ा पॉपुलर था, कोई सवाल ज़्यादा नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आज की परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का चेहरा, उस समय का चेहरा और आज के चेहरे में ज़मीन आसमान का फर्क है। और ये वोट का प्रतिशत भी इस बात को बताता है। देश भर के आंकड़े आप देखेंगे, आप विद्वान पत्रकार हैं, आपको मुझसे कई गुना ज़्यादा ज्ञान है, कई गुना ज़्यादा आप देखते हैं, समझते हैं कि इनका देवतुल्य कार्यकर्ता इनसे दूर गया है। आयातित लोगों से इन्होंने पार्टी को भरने का जो काम किया है, इससे वोट का प्रतिशत भी कम हुआ है। और वोट का प्रतिशत वही कम हुआ है जिसमें भाजपा को वोट डलवाने का काम करता था। इन्होंने पहले कहा था कि 6 कार्यकर्ता हमारे 6 परिवारों में जाएंगे, सुबह 6 बजे जाएंगे और उनके वोट डलवाने का काम करेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाया। इन्होंने कई काम ऐसे किए पर वो अमली जामा नहीं पहना पाए, जमीनी हकीकत में नहीं बदल पाए। कुल मिलाकर के पेच फंसा हुआ है और कांग्रेस का प्रत्याशी जबरदस्त मजबूत है गुना में। कई बार, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने से ही शुरुआत करूंगा कि हमारा कथन एंकर्स हम जो बोलते हैं बहुत थका हुआ लगता है। एक जैसी बातें, एक जैसा रूप, एक जैसा स्वरूप। और आप राजनीतिक दलों की तरफ भी मैं आता हूं तो मुझे लगता है हमारी थकान, यानी हम एंकर्स की थकान आपके पास भी है। वही बातें, कुछ एक नया सा जुमला निकल कर नहीं आता कि जीत जाएं सिंधिया जी, की फर्क पैंदा है जी, हम मुरैना में जोर लगा रहे हैं साहब, हम ग्वालियर में जोर लगा रहे हैं, गुना चली भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है। अब आप ये कहते हैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बीजेपी इसके काउंटर में क्या कहती है, ये सुनना भी बड़ा दिलचस्प होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि डॉक्टर साहब की तरफ से कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी कि हमारी जो तंद्रा लग जाती है कई बार चुनाव में, हम ही जीतेंगे, हम ही जीत कर दिखाएंगे, बाकी कोई मैदान में नहीं है, छोड़ो आपके दावे में दम नहीं है, कुछ अलग बात होगी। सर, डॉक्टर साहब। देखिए शरद जी, मैं आपसे प्रेरणा लेके आपके दर्शकों के साथ अन्याय नहीं करूंगा। मध्य प्रदेश के चुनाव हो चुके हैं तो उनका भी जानने का हक है कि एक्चुअली में राजनीतिक दल के एनालिसिस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, और आपने शायद एक कार्यक्रम इसी को दृष्टिगत रखते हुए रखा होगा। बहरहाल मेरा बहुत सीधा सा कहना है, जिसके आसपास 19 का भी चुनाव हुआ है और 24 का भी हुआ है, जिसको हम नारे के रूप में कहते हैं शरद जी कि भारत माँ के हम सब लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। तो जब हम नरेंद्र मोदी जी की छवि को सामने रखते हैं तो जैसा दिनेश जी ने कहा, चुनाव उनकी छवि पर हो रहे हैं और हम इस बात को खुले मन से स्वीकार करते हैं कि इसमें कोई बहुत, इसको समझने में कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। और इसी की कसौटी पर हम देखें तो 19 का जो चुनाव था शरद जी, वो इंडिविजुअल्स के बीच में कम था और नरेंद्र मोदी जी की एक वेव के फ्रंट में ज़्यादा था। और यही कारण है कि हमने 29 में से 28 सीटों पर विजय प्राप्त करी थी और 29वीं सीट पर मार्जिन बहुत कम हो गया था। तो मैं ये नहीं कहता कि कोई भी हार या जीत सिंगल फैक्टर होती है, लेकिन दिस वाज अ मेजर फैक्टर और आप भी जानते हैं पूरे देश में एक बड़ा फैक्टर था। अब इसके प्रकाश में हम 24 को देखें तो इसलिए मैं सिंधिया जी की निजी हार ना मानते हुए, चूँकि वो कांग्रेस से लड़ रहे थे और केपी यादव साहब भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ रहे थे, तो स्वाभाविक है कि उनका पलड़ा भारी था। 2024 में शायद ये एक फिगर मैं आपको देना चाहूँगा कि लगभग 113 के आसपास टिकट ऐसे हैं जो सिटिंग सांसदों के परिवर्तित किए गए। ये बहुत उल्लेखनीय डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। और तो इसलिए आप मान सकते हैं कि ये सिचुएशन को आप इन 113 जगह पर रख सकते हैं अमूमन, कि वहाँ पर जो सिटिंग सांसद हैं वो रिप्लेस किए गए हैं नए कैंडिडेट्स से। तो स्वाभाविक है कि 113 स्थानों पर जब कोई दल इस प्रकार की योजना बनाता है तो उनके स्ट्रैटेजीज को समझना होगा। और इसीलिए हमने, चूंकि ये पूरा चुनाव मोदी जी की गारंटी पर लड़ा है, तो अगेन मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इसमें कास्ट फैक्टर, इंडिविजुअल फैक्टर और जिनके आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है वो डाइल्यूट होते हैं। और मेजर फैक्टर चूंकि मोदी जी और उनका इम्पैक्ट है, तो मैं इन फैक्टर्स को बहुत इस रूप में काम करते नहीं देखता हूं कि वो रिजल्ट को बहुत अफेक्ट करेंगे। जी, ये इम्पॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। दिनेश जी, मैं डॉक्टर साहब के जवाब से सवाल लेकर आपकी तरफ आ रहा हूँ कि 113 चेहरे ऐसे हैं जो बदले हैं भारतीय जनता पार्टी ने, और इन चेहरों को बदला गया है, इतना कॉन्फिडेंस अगर है, और जब आप 400 पार की बात कर रहे हैं तब आप अपने 100 से अधिक पिछले चुनाव के सांसदों को रिप्लेस कर रहे हैं, तो आप मान रहे हैं कि आपके पास एक ऐसी लहर है, एक ऐसा चेहरा है जो इसको कंपनसेट करेगा। और यहाँ वो चेहरा कहीं ना कहीं पूरे देश में जहाँ जहाँ बीजेपी चुनाव लड़ रही है वहाँ इसको एक सूत्र में भी पिरोएगा, क्योंकि चेहरा मोदी जी हैं।
और जब विधानसभा में इसका प्रयोग 5 राज्यों के 3 महीने 4 महीने पहले अक्टूबर नवंबर में बीजेपी कर चुकी है, तो वो जाहिर है कॉन्फिडेंस भी उसका होगा। तो इस फैक्टर के चलते आप क्या देखते हैं कि क्योंकि पिछली बार इन्हीं नरेंद्र मोदी जी की छवि सिंधिया जी के लिए चुनौती बनी थी जब वो कांग्रेस में थे, और यही काफ़ी बड़ा अंतर पैदा कर गई थी जीत हार में। एक 10 सेकेंड जी, और सर, बोलिए, इसी बोलिए प्रकाश डॉक्टर में दिनेश जी के हाइपोथेसिस में सर बड़े बड़े ऐसे काबिल कद्दावर नेता भी कांग्रेस के थे जो मोदी जी के अगेंस्ट होने की वजह से चुनाव में हारे थे, तो हम उनके वजूद को नहीं नकार सकते, लेकिन मोदी जी का जब चित्र सामने आता है तो डेफिनेटली हार हो जाती है। जी दिनेश जी। जी देखिए, बहुत सालों के बाद आप देखिए कि भारतीय राजनीति में एक ऐसा चेहरा है जिस चेहरे को लेकर जनता के बीच में कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस का भाव है, और उनको लेकर कई बार हम जो जैसे दक्षिण भारत की राजनीति में देखते हैं ना, एक जुनून जैसा लोगों के बीच में रहता है। और ऐसी मास अपील का लीडर यदि भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो कई बार ये होता है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट आपको कई कारणों से बदलने पड़ते हैं। कई बार आपको छोटे मोटे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। पॉलिटिकल राजनीति में आप हैं, आपको केवल एक चुनाव की राजनीति नहीं देखनी होती, बहुत सारी राजनीति को देखना पड़ती है। बहुत सारे जो पार्टी संगठन आपको चलाना है, आपको यदि सरकार में आना है, सरकार चलाना है, तो उसके हिसाब से भी चेहरे की जरूरत होती है। जो पार्टी जब सरकार में जा रही होती है, तो अब तो ये हो गया कि अब आगे की प्लानिंग पर ज्यादा बात होने लगी। सरकार बनने के बाद सरकार चलाने के बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं होता। अब तो बात ये पहले से ये होने लगी कि हम सरकार बनाने वाले हैं, तो आगे जो सरकार वाले चेहरे कौन से होंगे, तो उसको लेकर भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। बहुत सारे हमने देखे जो विवादास्पद चेहरे थे उनको हटाया। तो कई जगह हमने देखा कि वो जो एडजस्टमेंट हुए एनडीए के अलायंस के कारण भी बहुत सारी चीजों को एडजस्ट किया, कास्ट फैक्टर में किया। तो ये 113 जो चेहरे थे वो केवल एंटी इनकम्बेंसी के चेहरे नहीं थे, कुछ एडजस्टमेंट के भी थे। कुछ कदम हम चलते हैं आगे, कुछ कदम आप चलिए, कुछ जनता की अपील सुनते हैं कि जनता किस चेहरे को चाहती है। तो जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जब आप कोई चुनाव में जाते हैं तो बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट ही आते हैं। यहाँ आप देखिए, बात ये हो रही है कि आप कितनी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। कहीं ये नहीं हो रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, ये हो रहा है कि मार्जिन कितना होगा। तो मार्जिन यहाँ इस चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही देखना है कि मार्जिन क्या रहता है। ठीक कहा आपने। और मध्य प्रदेश में एक कैंडिडेट से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मोदी जी ने मध्य प्रदेश के अपने दौरे के समय जब एक कैंडिडेट के तौर पर, एक प्रत्याशी के तौर पर उनके साथ हमारा मुलाकात हुई हमारी, तो उन्होंने कहा 5 लाख से अधिक मतों से जीतकर दिल्ली आइए। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बीजेपी ने अगर अपने 100 से अधिक पिछले चेहरे बदले हैं तो उनके पीछे गहरा सोच है। ये पार्टी भावुकता के आधार पर फैसले नहीं करती। और ये भी आपने ठीक कहा कि सत्ता में आने के लिए तो बीजेपी तमाम राजनीतिक तौर तरीके अपनाती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद चलाती अपनी सोच, दृष्टि और विवेक को ही है। और प्रधानमंत्री इस बार ये बात भी करते नजर आए कि स्थिर सरकार के लिए एक बार फिर हमें वोट दीजिए। और इससे कोई इनकार नहीं है कि गठबंधन की राजनीति में कई बार प्रेशर आपके ऊपर आते हैं। यूपीए 2 में ये चीज़ हमने देखी, और इसके पहले जो मोदी जी की राह के पहले अटल जी की सरकार थी, वहाँ भी गठबंधन की मजबूरी के अनेक किस्से हमने देखे और सुने हैं। जी, राहुल गांधी दावा कर रहे हैं 180 पर रुक जाएगी बीजेपी, और फिर वो ये भी कहते हैं संविधान सभा का एक कार्यक्रम जो उनका लखनऊ में था मई के दूसरे सप्ताह में, तो उन्होंने उसमें ये भी कहा कि ईवीएम अगर जादू नहीं दिखाएगा तो मैं जो कह रहा हूँ मुझसे साइन करके लिखवा के रख लीजिए। बहरहाल इस तरह के दावे होते हैं, जैसे 400 पार का दावा है तो 180 का दावा है। दोनों दावों का लोकतंत्र में अपना स्थान है। आप मध्य प्रदेश के रेफरेंस में कैसे देखते हैं? क्या इस बार कांग्रेस गुना की बात तो करेंगे ही करेंगे हम, लेकिन और जगह भी आपको क्या लगता है? आप गुना में तो दावा कर ही रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत है, बाकी जगह भी आप मानते हैं कि कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है? देखिए शरद जी, बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है मैं समझता हूँ। और जैसे अभी विद्वान मित्र भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर वाजपेयी जी ने जैसे कहा कि 113 वो चेहरे बदले, उस पर कुछ बात की, मैं समझता हूँ देश भर की जब बात हुई है तो ये बात भी थोड़ा ध्यान रखने लायक है कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग नए शामिल हुए हैं तकरीबन 25% से अधिक
तो वो चेहरे हैं जो भाजपा को अभी उन्हें ज्वाइन किया है, गैर भाजपाई लोगों को टिकट दिए देश भर की अगर बात की जाए तो ये समझ लीजिए 400 पार का नारा इसीलिए थोथा साबित नजर आने लगा। दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को किसी भी दल का प्रधानमंत्री रहा हो मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने नहीं देखा, मैं समझता हूँ आपने भी देखा है, सुना नहीं होगा कि कोई प्रधानमंत्री आचार संहिता के लगे होने के बाद चुनावी प्रचार की रैलियों में हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे, मंगलसूत्र की बात करने लगे, भैंस चोरी होने की बात करने लगे, मतलब अपना संतुलन खोने लगे। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि 200 के अंदर रहने वाले हैं। हाँ, एक बार ईवीएम की बात जरूर आपने कही है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कि जिस ईवीएम को जिन देशों ने बनाया उसको भी सही नहीं पाया। और आपने देखा होगा अभी भी राजगढ़ के चाचौड़ा विधानसभा में एक ईवीएम में 173 क्रमांक का बूथ था, उस पर वोट डाले गए 11 और सामने दिखाई दिए 50। तो इनमें अविश्वास की धारणा पूरे देश की है और देश में जन जागरूकता अभियान भी चला। देश के राजनीतिक दलों की बात की जाए तो 24 राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को लिखकर भी दिया कि हमें बैलेट पेपर पर चुनाव चाहिए जिससे पारदर्शिता बनी रहे और उसमें गड़बड़ियां होने की आशंका कम रहे। अभी भी आपने देखा होगा 1 करोड़ 7 लाख मत 11 दिन बाद प्रतिशत बढ़ाने के नाम पर बढ़े, इसका समझ में नहीं आया। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में बयान आया है कुरैशी जी का जो चलिए आज आपकी बात का जवाब फिर एक बार इलेक्शन कमीशन ने भी देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि बड़ा खुलासा मैं करूंगा, कब करेंगे वो, इसके पहले भी उन्होंने कहा कि ईवीएम की आबरू की लाज तो रख लें। जी डॉक्टर वाजपेयी। देखिए मैं तो ये लगभग 0.8% होता है और 0.8% का करेक्शन होता है क्योंकि बहुत सारा हिस्सा बैलेट पेपर्स का है, बहुत सारा जो 70 वर्ष से ऊपर के लोगों ने मतदान किया है वो मैनुअल हुआ, ईवीएम से नहीं हुआ है। तो वो एक चूंकि मैनुअल सिस्टम है तो उसके करेक्शन फैक्टर है और ऐसे मतदाता लगभग 3 से 5 लाख हैं शरद जी जो इस भाग लेते हैं। पूरे जो करीब 97.8 करोड़ मतदाता है जो भाग ले रहे हैं। तो ये देखेंगे आप तो 1 करोड़ बहुत छोटा फिगर है। एनीवे हम यदि ईवीएम की भी बात करें तो जिन बहुत फास्ट बोल रहा हूँ सर, जिन देशों में रिकंसीडर हुआ है उसके 2 कारण हैं, इलेक्टोरल रोल का छोटा होना और दूसरा वहाँ पर ईवीएम इंटरनेट से जुड़ी रही है तो उनको वोट काउंटिंग के कई प्रश्न हैं। मैं डिटेल में बता सकता हूँ लेकिन नहीं बता रहा हूँ। लेकिन हमारे ईवीएम तो इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है और तो और हैकिंग नाम से ईवीएम आप सर्च कर डालिए ढेर सारा, कोई भी देश की ईवीएम ऐसी नहीं है जो हैक होने की वजह से जो इंटरनेट से कनेक्टेड थी इस वजह से वहां पर वापस ली गई। ये भी बता दूं मैं आपको। बिल्कुल ठीक है। और देखिए बहुत वेग किस्म की बहस है। उस दौर में जब हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ जब हमारे क्रिकेट मैचेस होते थे तो बड़े आरोप लगते थे कि एम्पायर बायस्ड हैं, तब भी वहाँ भारत भी बेहतरीन प्रदर्शन करके लौटता था और वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों से आने वाली जो क्रिकेट टीम्स थी वो भी अच्छा प्रदर्शन करती हैं। कई बार गलती से कई बार कुछ दूसरे कारणों से कुछ त्रुटि हो सकती है, चूक हो सकती है, जिस पर यह आरोप भी लग सकता है कि ये जानबूझकर किया गया। लेकिन मैच जीतना आपकी अपनी स्ट्रेंथ पर ही डिपेंड करता है। क्या कोई बड़ा राजनीतिक दल इस देश का जो दुनिया के बड़े लोकतंत्र में शुमार है ये गलती करेगा कि वो इस तरह के मैनिपुलेशन में जाए? और क्या कोई चीज़ कभी छिपी रहती है? अतीत के इतिहास के कितने पन्ने आज फड़फड़ाते हैं जिन्हें बहुत छिपाने की कोशिश हुई है। कुछ छिपाया नहीं जा सकता। आप एक ट्रांसपेरेंट एज में हैं और बहुत शुक्रिया करूंगा डॉक्टर वाजपेयी, बहुत शुक्रिया स्वदेश जी, बहुत धन्यवाद दिनेश जी। और आज इसी जगह से मैं कंक्लूड करूंगा अपनी बात को ये कहते हुए कि जाते जाते मैं आपको सुनवा रहा हूँ इलेक्शन मुख्य जो हमारे निर्वाचन आयुक्त हैं उन्होंने क्या कुछ कहा आज दिल्ली में अपना वोट कास्ट करते हुए, ये सुनते हुए जाइए। और फेवर में नहीं बोलिए, मतलब जो सत्यता है उसको उन्होंने बोला। एक संशय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। बताएंगे इसके बारे में सबको एक दिन जरूर क्या प्ले है इसमें, क्यों ऐसा होता है, क्यों शंकाएं पैदा की जाती हैं, इसके बारे में एक दिन खुलासा करेंगे और खुलासा करके सबको बताएंगे कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है, कैसे हमें ऐसा लगता है कि इसकी वजह से तो शायद हमारी वोटिंग पे भी फ़र्क पड़ता है। लोगों के मन में शंका आ जाती है कि पता नहीं ईवीएम ठीक है कि नहीं है, पता नहीं वोटिंग की लिस्ट ठीक है कि नहीं है, पता नहीं नंबर तो नहीं बढ़ा दिया वोटिंग का। इन सब का जवाब कल तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, हम भी देंगे, लेकिन एक दिन जरूर देंगे।
पिछली बार हम दोनों आमने सामने लड़े थे, तो इस बार अगर हम सब एक हैं तो निश्चित ही जीत का अंतर भी बहुत बड़ा होगा।